सममिति अक्ष का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन, फिगर की एक ऐसी लाइन, किसी चित्र की एक ऐसी लाइन जिस लाइन के दोनों ओर चित्र मिरर इमेज में बढ़ जाए। मतलब अगर आप इस फिगर की बात करें तो इसमें दो जगह से आप ऐसा देख सकते हैं। एक लाइन मैंने यहाँ पर देखी ऑलरेडी खींच रखी है। इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ फिगर मिरर इमेज की तरह है कि मान लीजिए शायद इस लाइन के ऊपर की ओर आपने एक चित्र बनाया और यहाँ पर अगर आपने एक शीशा रख दिया, एक प्रतिबिंब, एक मिरर रख दिया, तो सेम वैसा ही एक जो छाया है, जो उसका इमेज है, वो नीचे बन जाएगा और ये फिगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो मिरर का काम करे। ऐसे ही एक लाइन आपको यह बीच से मिल सकती है, ठीक है, और वो जो बीच से लाइन होगी वो भी इस फिगर को एकदम मिरर इमेज में बना देगी। तो एक लाइन आपको यहाँ भी मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर मैं दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर खींच दूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं देखते ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एक नोट लाइन मैंने आपको बताई थी पहले कि किसी भी फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड उस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री में होता है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री एक लाइन आपने ये पता लगा ली, तो एक बात आपको यहाँ पर तुरंत पता लगानी चाहिए कि पूरी की पूरा ये जो फिगर है, इस फिगर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब सपोज दैट एक लाइन आपको और पता लग जाए, जैसे कि एक लाइन मैं अभी यहाँ पर खींच दूँगा तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और उस लाइन ऑफ सिमेट्री में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइंस में आपको दिखेगा? वो पॉइंट होगा बीच में, जहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कटान बिंदु होगा। वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री में आपको दिखेगा। अब चूंकि कोई एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री में मिले तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो इस फिगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देख के बता सकता हूँ। लेकिन अभी आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। तो प्रोसीजर में आते हैं। ये बात अलग है कि देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बीच में ही आएगा। तो प्रोसीजर इसका समझिए। सबसे पहला प्रोसीजर कि फिगर को कुछ भागों में तोड़िए, बांटिए, जो भाग आप जानते हो। जैसे कि मैंने क्या किया है, इस फिगर को 3 भागों में तोड़ रखा है। पहला भाग है ये, जो कि है सेमी सर्किल, हाँ, अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं। दूसरा भाग है ये जो कि रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल को मैं फिगर नंबर 2 देता हूँ, और ये सेमी सर्किल फिगर नंबर 3 है। इन फिगर्स के जो डायमेंशंस हैं, जो विमाएँ हैं, वो लिख लीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक 80 मैंने दे रखा है, तो ये 80 है। इस रेक्टेंगल की लंबाई 80, ये कितना होगा? अब देखिए, ये जो सेमी सर्किल है इसका रेडियस 20 है, यहाँ पर दिखा रखा मैंने। अब अगर ये रेडियस है तो इधर भी रेडियस है, तो टोटल कितना हो गया? रेडियस, ये व्यास हो गया, और ये व्यास, ये डायमीटर होगा कितना? 40। इसका मतलब ये है कि इस फिगर का ये जो चौड़ाई होगा वो होगा 40, ठीक है। ऐसे ही इधर भी 40 होगा, ओके। तो अब चलिए, ये डायमेंशंस आपको पता लग गई हर एक चीज़ की। अब आपको करना क्या है, फिगर को एक कार्टेशियन प्लेन में सेट करना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब कार्तीय तल। कार्तीय तल एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें 2 रेफरेंस एक्सिस के सापेक्ष आप पूरे चित्र को रखते हो। आपने पढ़ा होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वाला सिस्टम, ये वही है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले फिगर को आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश तभी होगा जब एक्स एक्सिस इस फिगर के नीचे हो और वाई एक्सिस फिगर के एकदम इस तरफ हो। कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स में आपको वाई एक्सिस कहीं बीच में भी मिल सकता है, कुछ लोग यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं। मेरा जो मेथड है वो यही है कि पूरे फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें, ताकि कोई भी पॉइंट का निर्देशांक नेगेटिव ना आए। तो एक एक्सिस मैंने यहाँ बना दिया, और ये है एक्स एक्सिस। दूसरा एक्सिस जो बनाऊंगा मैं, कुछ लोग यहाँ बनाते हैं, मैं यहाँ बनाऊंगा। अपना अपना मेथड है, आंसर सबका बराबर आता है। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ओके। इसी मेथड को आप, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसी मेथड्स को फॉलो करें। सो अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जितने भी चित्र आपने बांटे हैं 1 2 3, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं। इनका मैंने लिस्ट भी आपको दे रखा है, और उस लिस्ट में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो सेमी सर्किल जो होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस तरफ होता है, जिधर व्यास वाली लाइन है, जिस तरफ सेंटर ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर की लाइन है। तो डायमीटर की जो लाइन होगी वहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिस तरफ, थोड़ा सा उस तरफ झुका होगा, बीच में नहीं होगा। और इसको मैं नाम देता हूँ स्मॉल g1, ठीक है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, आप जानते भी होंगे वैसे तो, कि ये जो डिस्टेंस होती है, जो व्यास की लाइन से ये जो डिस्टेंस होती है, इसका फॉर्मूला होता है 4r
4r/3π। ये इसका फॉर्मूला होता है कि व्यास वाली लाइन से, जो उसका मिडिल लाइन है, जो उसका व्यास का लाइन है, वहाँ से अपनी सममिति अक्ष पर 4r/3π के डिस्टेंस पे जीवन मिलेगा। अब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखने चलूँ तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं x1 y1। तो अब इसका मैं लिखते चलता हूँ साथ में। पर सॉल्यूशन स्टार्ट, सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे, आपने ये सब चीज़ें यहाँ करनी है अच्छे से, ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ अच्छे से कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर फिगर, ये फर्स्ट है ना, फॉर फिगर फर्स्ट, इस फिगर फर्स्ट का नाम क्या है? सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, ठीक है, सेमी सर्किल। इस फिगर फर्स्ट सेमी सर्किल के लिए जो भी डेटा है वो आप यहाँ लिखें धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़ जीवन का कोऑर्डिनेट, जीवन का कोऑर्डिनेट मैं अभी यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, x1 और y1 दूंगा मैं। अब वो x1 बेसिकली कोई भी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती है? y एक्सिस से और x एक्सिस से। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका, x1 y1 जो मैं कह रहा हूँ, तो x कोऑर्डिनेट y से डिस्टेंस होता है। तो y से डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये डिस्टेंस आपको कैसे पता लगेगी? क्योंकि आप ये पिछली डिस्टेंस जानते हैं, ये डिस्टेंस है 4r/3π। तो ये डिस्टेंस पूरी रेडियस में से 4r/3π माइनस करके मिलेगी। तो x1 इक्वल्स टू, दोबारा देख लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y अक्ष से x अक्ष पर चली गई दूरी। ये y अक्ष की 0 की लाइन है और यहाँ से आप x अक्ष में कितना बढ़ते हैं, दैट इज x कोऑर्डिनेट। ओके, सो ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में, जिसको आप रेडियस कहते हो सर्किल का, उसमें से ये छोटी सी डिस्टेंस माइनस करनी है आपको। तो पूरी रेडियस है 20 की, तो 20 माइनस, और ये डिस्टेंस है 4r/3π। सो 20 माइनस 4 इंटू रेडियस है 20 माइनस 3 इंटू π। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 11.5, अप्रॉक्सीमेटली 11.5। इसको mm लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट है। ये सारी चीज़ें mm में चल रही हैं, आपने फिगर में दिखा रखा है, चलिए तो अंडरलाइन कर दें इसको। अब चलते हैं y1 की, ठीक है। y1 क्या है? x एक्सिस से आप y अक्ष पे आप कितना चले हैं, तो नीचे x एक्सिस है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो है ना, और ये दूरी क्या है? रेडियस, इस सर्किल का रेडियस है, रेडियस मतलब 20, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया 20। ओके, तो x1 और y1 आपको पता लग गया। अब साथ ही साथ आप निकालिए इसका एरिया। तो सेमी सर्किल का एरिया, पूरे सर्किल का एरिया होता है πr², और आधे का कितना हो जाएगा? πr²/2। इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे पाई इंटू रेडियस है 20²/2, तो इसका जब फुल कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने इसको पहले से कर दिया है ताकि मुझे ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनानी पड़े। 628.3 mm², यहाँ आप रख सकते हैं इसकी यूनिट, क्योंकि ये एरिया कोऑर्डिनेट नहीं है। ओके, ये हो गया फॉर फिगर 1। अब चलते हैं फॉर फिगर 2। फिगर 2 क्या है? रेक्टेंगल। फॉर फिगर 2 नाम लिख देते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल। ओके, पूरा लिख देते हैं। अगर आपने यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं ABC, तो आप रेक्टेंगल ABCD ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल 2 में भी यही काम करेंगे। पहले आप एक काम करें, यहाँ दिखाते हैं उसको कहाँ पर होगा। रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स के कटान बिंदु पे होता है। डायगोनल्स का कटान बिंदु जहाँ होगा वो दूरी यहाँ से इस पूरी लंबाई के आधे पे होती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस 80 का आधा होगा, मतलब 40, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो आपको दिख ही रही है, जो लेवल यहाँ था वही लेवल यहाँ पर है इसका। तो ये डिस्टेंस कितनी थी? 20, 40 का हाफ, टोटल 40 था ये, रेडियस है 20। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको 40 मिल गई। आप छूटती हैं 40 मत लिख देना, पहले दिमाग लगा के पढ़ना कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y से दूरी होती है, y से, यहाँ से नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले जब आप इसका x2 लिखोगे, सेकंड, हाँ इसको नाम देते हैं G2। ओके, सेंटर ऑफ G2 का डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेकंड फिगर G2। x2 इक्वल्स टू, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है 20 प्लस यहाँ से यहाँ तक इस 80 का हाफ। तो चाहे तो आप क्लियरली इसको 80/2 लिख के फिर आगे लिखें, वरना आप जल्दी से 40 लिख सकते हैं।
एग्ज़ाम में इस तरह से ओपन करके लिखने से लगता है कि हाँ आपने पढ़ा है, अच्छे से नॉलेज है। ओके, अब y2 लिखते हैं। y2 वही डिस्टेंस होगी, ये तीनों की दूरियाँ देखो, तीसरा यहाँ पर आएगा, तीनों की y सेम आने वाली है। इसका भी 20 आया था और इसका भी 20 आएगा। अब आते हैं एरिया में, और रेक्टेंगल का एरिया बच्चा जानता है कि 80 लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इज 40, 80 इंटू 40, और ये हो जाएगा 3200 mm²। दिस इज A2। Now we will ahead to for figure 3. For figure 3, and that is semicircle again। देखिए इसका रेडियस सेम है, एरिया सेम आएगा, बट कोऑर्डिनेट्स चेंज आएंगे। ओके, कोऑर्डिनेट्स में चेंज देखते हैं। ये हमने यहाँ पे मार्क किया। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये छोटी सी, ये कितनी होती है 4r/3π, जैसे यहाँ भी थी। अब आपको y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। चलिए 20 चले पहले, फिर 80 चले, फिर चले 4r/3π। तो ये हो गया टोटल x3 = जैसे मैंने यहाँ x1 y1 लिखा था, तो आप यहाँ इनको भी x2 y2 वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन फिगर बहुत छोटा हो जाता है, तो ऐसा साइड में चलने दीजिए, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फिगर में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो फिगर गंदा सा लगता है देखने में। चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप बड़ा फिगर बनाएं, आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप बड़ा फिगर बनाइए। इसका हाफ पेज में तो फिगर ही बना दीजिए इसका। x3 फर्स्ट ऑफ ऑल y से चले 20 डिस्टेंस, यहाँ तक चलेंगे 20, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो ये होगी टोटल 80 प्लस अब इतनी छोटी सी डिस्टेंस 4r/3π। इसको कैलकुलेट करेंगे अच्छे से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मैंने पहले से कर रखा है, ये अप्रॉक्स 108.5। ओके, इतना आएगा। अब चलते हैं y3 की ओर। y3 वही डिस्टेंस आएगी सेम, क्योंकि एक्सेस नीचे ये रहा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सेम, सबकी सेम है 20 20, तो ये भी 20। एरिया निकालते हैं इसका A3, वही πr²/2, सेम यही एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि रेडियस तो वही है ना, 628.3 mm²। अब इसमें क्या बचा है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी ऐसे फिगर का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है जिसको आपने कुछ पार्ट्स में तोड़ रखा है, तो मोमेंट मेथड का फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, that is x bar equals to summation y equals to 1 to n। अब n क्या है, नंबर ऑफ फिगर्स। नंबर ऑफ फिगर कितने हैं, 3, तो y equals to 1 to 3 ai xi अपॉन टोटल एरिया। इसको अगर एक्सपेंड करें इस फॉर्मूले को, तो i की वैल्यू एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, 3 बार जाएगी। तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, जितने भी टर्म्स, जितने भी फिगर हो आप इतना बढ़ा सकते हैं। और नीचे टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब क्या है, तीनों फिगर्स के एरिया का एडिशन। ओके, अब इनमें हम एक एक करके वैल्यूज रखेंगे। a1 की वैल्यू है 628.3 और x1 की वैल्यू थी 11.5 प्लस ये सब चीज़ें हमने पीछे निकाल रखी हैं। अगर आप देखें ये सब ये है x1, ओके, एरिया ये रहा 628, x2 है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे। A2 था आपके पास 3200 इंटू x2 की वैल्यू थी आपके पास 60 प्लस A3 की वैल्यू सेम उतनी ही आई थी, फर्स्ट फिगर की थी 628.3 एंड इंटू x3 की वैल्यू थी आपके पास 108.5। ओके, टोटल एरिया मतलब सभी एरियाज को ऐड करना है, 3200 प्लस A3 628.3। इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी x bar = 60।
ओके, अब चलते हैं वाई बार की ओर। वाई बार में भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद हो तो ए आई वाई आई होता है यहाँ पर। ओके, अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। आपको शॉर्टकट बताता हूँ एक। शॉर्टकट में अगर आपको याद हो तो Y1 Y2 Y3 तीनों की वैल्यू सेम आई थी। कितनी थी? 20। अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो कॉमन ले लो 20, और अंदर क्या बचा? A1 प्लस A2 प्लस A3। मुझे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी A1 की, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हो गया कैंसिल, बचा क्या? 20 Y बार इक्वल टू 20। अब देखो ये आंसर पहले मुझे पता था ऐसे ही आएगा क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही कहती है। अब देखो x बार 60 y बार 20। अब इसको पॉइंट करना होता है अपने फिगर में कि कहाँ पर आएगा ये। तो x बार 60 का मतलब क्या हुआ? x बार का मतलब y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी। x बार की वैल्यू 60 है, 60 कहाँ पर आएगी? देखो x2 की वैल्यू भी 60 थी, मतलब g2 के ऊपर g आएगा। देखो x2 की वैल्यू आपकी 60 थी, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस 60 है, x बार भी 60 आ गया, तो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ओके, आपको ऐसा कट सा मारना, छोटा सा या बड़ा सा डॉट करना है, लिखना है कैपिटल G। ये कैपिटल G आप अलग कलर के पेन से लिखिएगा। जैसे अगर आपने पेंसिल से फिगर बनाया तो ब्लैक पेन से इसको मार्क कीजिए, और फिर जहाँ पर आपने मार्क किया वहाँ से दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। यही दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो x बार का वैल्यू था 60, मतलब यहाँ से 60 की डिस्टेंस पे आपने लाइन खींच दी, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और y बार का वैल्यू था 20, मतलब नीचे से x एक्सिस से 20 ऊपर पे एक लाइन खींची आपने, और वो मिडिल ऑफ फिगर से जाएगी, वो भी एक्सिस सिमेट्री थी। मतलब अगर पहले ही मैं लाइन खींच लेता तो आपको पहले ही पता लग जाता, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कटान बिंदु पे ही आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती होल फिगर की। तो यहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलनी थी, और यहाँ से आप डिस्टेंस काउंट कर सकते थे। ये डिस्टेंस 20 और ये 80 का हाफ, तो ये 40 में आना है। मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो इधर 20 इधर 20, ये बीच में 80, तो ये टोटल हो गया 120, और 120 का हाफ, क्योंकि मिडिल से जा रही है लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक 60 आनी है थी। ये टोटल 40 का डिस्टेंस है, हाफ मतलब नीचे से 20 आनी थी। जैसे अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप यहाँ नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एक सर्किल में समझिए। जैसे ये तो हो गया, एक सर्किल जैसे क्या होता है? सर्किल ये है। अब सर्किल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होती है। यहाँ से काट दिया हाफ बना, यहाँ से काट दिया हाफ बना, यहाँ से काट दिया हाफ, एकदम हर एक लाइन इसको मिरर इमेज बनाती चली जाएगी। इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इसकी, सारी की सारी एक पॉइंट पे काटेंगी, और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसका। जैसे हम बात करते हैं ए की, ये क्या है? एक अंग्रेजी का, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, और इसको आप वर्टिकली अगर इसको कट करें तो आप देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया, एकदम मिरर इमेज बनेगा। तो मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसी लाइन में कहीं होगा, लेकिन अब चूँकि वाई एक्सिस में सिमेट्री नहीं है तो मैं नहीं पता लगा सकता कि वो कहाँ पर है। इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। अब जैसे सी है, नहीं सी तो नहीं कर सकते, आई, यस आई। अब ये जो आई है ये दो लाइन्स के लिए सिमेट्री है। देखें तो एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ, तो मैं कह सकता हूँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्रीज जहाँ कट करेंगी वहाँ आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। अगर आपको किसी में मिलता ही एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप उसका एक कोऑर्डिनेट आप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ए जो है इस कार्तीय तल पे रखा गया, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कहीं यहीं पर होगा, तो ये डिस्टेंस आपको देख के मिल सकती है कि इसका हाफ होगा। ओके, तो ये एक्सिस सिमेट्री का बहुत फ़ायदा है, जो आगे की क्लासेस में आपको त्वरित रूप से, मतलब कि बहुत जल्दी से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सिस सिमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में जब आपको 5 मार्क्स का पूरा करना है, तो एक्सिस सिमेट्री को देख करके तुरंत आप 2 लाइन आंसर नहीं दे सकते, 5 नंबर आपको पता निकालना है। इसमें पूरा प्रोसीजर आप करके दिखाइए। प्रोसीजर करने के बाद एक्स बार वाई बार को आप आंसर की तरह लिखें, तो आप यहाँ अलग से ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बार इक्वल समथिंग, वाई बार इक्वल समथिंग, और उसको फिर एक अलग से पेन से आप यहाँ पर उसको पॉइंट करें। पॉइंट करने के बाद कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी चलेगा, बट हाँ ये 2 लाइन ज़रूर कर दें, क्योंकि मैकेनिक्स में इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है जो आप पढ़ रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली बेंडिंग ऑफ बीम्स के लिए यूज़ होता है, और बेंडिंग ऑफ बीम्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन्स का जब निकालेंगे तो बेंडिंग में एक न्यूट्रल एक्सिस आपको पढ़ाई जाती है, और न्यूट्रल एक्सिस इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाती है, इसीलिए ये 2 लाइन्स आपको पढ़ाई जाती है।
तो इन दो लाइंस को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा आपके शो ऑफ में। किसी भी फिगर का एक शो ऑफ होता है, तो फिगर का शो ऑफ और अपने आंसर का शो ऑफ बना के रखें। डिफरेंट कलर्स यूज़ करें कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन में ये फिगर था केवल, तो फिगर को चाहे तो आप ब्लैक पेन से ड्रॉ करें, फिर ये सारी लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करें, फिर जो आंसर आता है उसको ब्लैक पेन से करें। ओके, सो दिस वाज द प्रोसीजर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें पूछें, इसको प्रैक्टिस करें, इसका जैसा क्वेश्चन खुद ड्रॉ करें, उसकी वैल्यूज अलग दें और फिर उसको फाइंड करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक इसको प्रैक्टिस करें आप लोग।